हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय 5 चैप्टर 5 का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है 5.1। उस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 5.1, तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है, ज्यामिति आप ऐसे 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे और ISC में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इजी है और उतना आपको विस्तृत और डीपली नहीं समझना है, केवल यहाँ पर शॉर्ट में समझना है और शॉर्ट में ही एक्सरसाइज बनाया भी है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं, इसी के बारे में आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह सत्य है या असत्य है, इसी पर आपको करना है। उसी तरह से तभी हम आपको पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, और इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को पहले कन्फर्म करते हैं कि सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट कहा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाए। कह रहा है कि कोई एक बिंदु है, मान के चलिए कि यह बिंदु है, और कह रहा है कि इससे केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। तो क्या यह ट्रू है कि फॉल्स? तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से अनेक रेखा खींचा जा सकता है, एक रेखा नहीं, अनेक, इन्फिनिटिव। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती। जैसे यह दो बिंदु है तो इस दोनों बिंदु से बहुत से रेखा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यह दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, अनेक, असंख्य नहीं। इसलिए यह भी कथन असत्य हो गया। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे को मान के चलिए कि एक शांत रेखा है, तो इसको क्या है, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है दोनों ओर। तो हम लोग जानते हैं कि इस रेखा को हम बढ़ा के इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ला सकते हैं। इसलिए यह कथन जो है सत्य है। ये भी कह रहा है कि बढ़ाई जा सकती है, और देख रहे हैं कि बढ़ाया जा भी सकता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यदि दो वृत्त बराबर है, कह रहा है कि दो गो वृत्त है और दोनों वृत्त बराबर है। बराबर का मतलब दोनों सेम साइज का है, ठीक है। तो यदि एक का सिक्का हो, दोनों सेम साइज का एक का सिक्का हो, तो केंद्र से उसकी दूरी क्या होगा? इसको ही त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, घेरा तक की दूरी को। तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि उनकी त्रिज्याएँ बराबर होती है, तो ये भी कथन सत्य है। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू की लंबाई और ए बी की लंबाई दोनों बराबर है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, और पी क्यू जितना है उतना ही एक्स वाई भी है, ठीक है। तो क्या एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू ई जो है इसके इक्वल है, तो क्या ई भी इसके इक्वल होगा? तो क्योंकि जब ई इसके इक्वल है, ई इसके इक्वल है, तो ई भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यह भी कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है से समझिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, कि वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जानते हैं कि ज्यामिति के अंतर्गत बहुत तरह के पद आते हैं और उन सभी पदों को परिभाषित करने की आवश्यकता होता है। लेकिन उसी में से कुछ आपके यहाँ पास जो है 5 गो पद है, जिसमें पहला है समांतर रेखाएं, दूसरा क्या है लंब रेखाएं, तीसरा किसका डिफिनीशन पूछ रहा है, रेखाखंड, चौथा क्या है वृत्त की त्रिज्या, पांचवा क्या है वर्ग है। यह पांचों का डिफिनीशन आपसे जानना चाहता है। तो चलिए सभी का डिफिनीशन समझते हैं। पहला जो था उसमें था समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे? तो देखिए इसका परिभाषा है कि किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती हैं तथा रेखाओं की आपस की दूरी हमेशा
एक ही रहती है उसे समांतर रेखाएं कहता है कि किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं, जैसे समतल में रेखा बन गया, दो रेखा को ले रहे हैं ए और बी, ए बी और सी डी, तो दोनों रेखा क्या है? समांतर रेखा। ठीक है, दोनों रेखा क्या है? समांतर रेखा कहेंगे। कब कहेंगे? क्योंकि ये रेखा को कितनों भी आगे ले जाएंगे यह आपस में कहीं पर भी कटेगा नहीं, और दोनों के बीच की दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, सब दूरी बराबर होगा। ठीक है, और इस रेखा को कितनों भी आगे ले जाएंगे कहीं पर भी ये रेखा आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसे रेखाएं को समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और इसको कह सकते हैं कि ए बी जो है समानांतर है किसका? सी डी का, ऐसा सिंबल में लिखा जाता है। दूसरा जो है लंब रेखाएं हैं। दूसरा क्या है? लंब रेखाएं। वे दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर इस तरह से खड़ी होती है कि उनके बीच का कोण समकोण होता है, उसे लंब रेखाएं कहते हैं। परिभाषा कहता है कि वे दो रेखाएं, जैसे दो गो रेखा, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पर। इस रेखा का नाम यदि ए बी कर देते हैं और इधर का नाम बी सी कर देते हैं, तो ए बी जो होगा वो लंब होगा किस पर? बी सी पर। तो इसको इस तरह का सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरा जो परिभाषा है वह है रेखाखंड। किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। कह रहा कि बिंदु है एक और एक और बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची गई जो रेखा है, इसी रेखा को क्या कहेंगे? रेखा। एक बिंदु का ए नाम है, एक बिंदु का बी नाम है, तो ए बी क्या हो गया? रेखा हो गया। ए बी क्या हो गया? रेखा खंड हो गया। ठीक है, इसको ए बी को क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों फिक्स हो, और उसके बीच का जो हो गया खंड माने रेखा का ही भाग। जैसे यह बहुत बड़ा रेखा है, किरण है, जा रहा रेखा है, और इसी रेखा के में से हम कोई रेखा के कोई बीच में भाग ले लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इस भाग को ही हम लोग क्या कह देंगे? रेखा खंड, रेखा का खंड। अब अगला ये वृत्त की त्रिज्या किसको कहेंगे? तभी तुरंत ऊपर पढ़ाए थे, ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि, परिधि मतलब घेरा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी का नाम है त्रिज्या। त्रिज्या को आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को दर्शाता है, और त्रिज्या आर के लिए बहुत सा फार्मूला होता है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो 2 पाई से निकाल सकते हैं, परिधि दिया हो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जब त्रिज्या ऐसे करेंगे, और परिधि दिया हो तो परिधि बटा 2 पाई, ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो यह आपका फार्मूला है, लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, मेंसुरेशन में ज़रूरत है। वर्ग किसको कहते हैं? तो वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज कहिए या वैसा समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज का ही एक एग्जाम्पल है। तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और प्रत्येक और चारों आंतरिक कोण समकोण होता है। ठीक है, चारों भुजा का होना चाहिए? बराबर लंबाई में होना चाहिए। ठीक है, यदि 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? तो ऐसी आकृति, चतुर्भुज की आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आपको 5 गो परिभाषा था, 5 परिभाषा इसके अंतर्गत हो गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 गो तरह का अवधारणा दिया हुआ है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएँ अंतर विरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो क्या है कि यह अवधारणा है, और अवधारणा को केवल इसमें समझना है, सॉल्व नहीं करना है, बनाना नहीं है क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को केवल अवधारणा पर विचार करना था, सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, क्योंकि अवधारणा जो है आपको सॉल्व करने के लिए नहीं है, केवल इस पर विचार करना है।
तो 4 क्वेश्चन क्या कहता है से देखिए, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इजकल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इजकल टू 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए ये VVI क्वेश्चन है 4, 5, 6, इस 3 को क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज 5.1 का VVI है। तो क्वेश्चन में ही कहा 4 क्वेश्चन, दूसरा का तो परिभाषा हो गया 4 क्वेश्चन में, और 3 क्वेश्चन तो अवधारणा से रिलेटेड था। 4 क्वेश्चन में कहता है कि एक रेखा है जिसका नाम दे दिया है AB। तो कहता है यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक ऐसा C है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु C है जो A से C गिवेन में दिया हुआ है। गिवेन है, गिवेन मीन्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, AC इजकल टू BC है। तो टू प्रूव, सिद्ध करके क्या आपको लाना है, सिद्ध करके लाने के लिए कह रहा है कि AC जो होगा 1/2 AB होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि गिवेन से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिवेन से। गिवेन क्या है, AC इजकल टू BC दिया हुआ है, AC इजकल टू BC। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ AC जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करना है, AC को जोड़ देना है। तो देखिए इधर AC है और इधर भी AC जोड़ दिए, इधर BC है, इसमें भी AC जोड़ दिए। तो नियम है अभिगृहित कहता है, यह ज्यामिति का ही रूल कहता है कि किसी बराबर संख्या में बराबर संख्या यदि जोड़िएगा तो उसका रिजल्ट बराबर ही आएगा। यदि 5 है, इधर भी 5 है, बराबर है, इसमें भी यदि 2 जोड़ दीजिएगा, इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो दोनों तरफ 7 आएगा, बराबर रिजल्ट आएगा। तो उसी तरह से इसमें भी AC और AC सेम दूरी को जोड़ेंगे तो इसका दूरी वही बराबर हो जाएगा। अब AC मिलकर के 2AC हो गया। BC और AC, देखिए BC और AC मिला देंगे तो AB हो जाएगा, तो AB हो गया। और यदि हम AC करेंगे तो AC का 2 का मतलब है कि 1/2 हो जाएगा। अब इधर क्या है आपका AB, तो आपको देखिए यही प्रूव करना था। ठीक है, इसी को प्रूव करके लाना था, जो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखना कितना आसान था। 5 क्वेश्चन भी आपका VVI है। चलिए 5 क्वेश्चन समझिए। कहता है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। कह रहा है कि AB है, A और B रेखाखंड है, और इसके बीच बिंदु C है। तो कह रहा है कि एक रेखा का मध्य बिंदु मिड पॉइंट केवल एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता है। यही कहना चाह रहा कि एक और केवल एक ही बिंदु होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि C बिंदु C रेखा खंड AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर है। यह आपका गिवेन था, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा था। अब क्या करेंगे, आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके दिखाना है क्या, कि एक रेखाखंड का एक और केवल, मतलब AB रेखा खंड का एक ही मध्य बिंदु C है। यही प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो इसमें एक रचना करना होगा, कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि मध्य बिंदु C के अतिरिक्त एक और मध्य बिंदु D लेते हैं।
मान के लेते हैं कि इसमें 2 गो मध्य बिंदु है, जो हम लोग गलत मान रहे हैं, लेकिन प्रूव करने के लिए हम अलगे से एक और डी ले लिए कि मान ली कि नहीं ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो इसके अनुसार क्या होगा, प्रूफ के अनुसार कि पहले तो रचना के अनुसार है कि ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो ये मध्य बिंदु सी है, तो ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर होगा। फिर ले लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। डी को भी हम लोग रचना के अनुसार मान लिए हैं, तो इसके अनुसार ए से डी और बी से डी भी बराबर हो जाएगा। अब क्या करिएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड को घटा देना। फर्स्ट में क्या है, ए सी है, सेकेंड में क्या है, ए डी है, ठीक है। या सेकेंड में से फर्स्ट करिए, थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा था तो इसे पॉजिटिव आएगा। तो सेकेंड में क्या है, ए डी है, और फर्स्ट में क्या है, ए सी है। तो फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट घट गया, और फिर सेकेंड बी डी में से बी सी घट गया। अब बोलिए ए डी में से ए सी घटा दीजिएगा, ए डी में से ए सी घटा दीजिएगा तो सी डी बचेगा। क्या बचेगा, सी डी। तो यहाँ सी डी लिख दिए। अब बी डी, बी से डी में से बी सी घटा दीजिएगा। देखिए बी सी थोड़ा सा यहाँ तक बड़ा है, अब बी डी में से बी सी घटाना है, तो एकरों में सी डी ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दूनी होने के चलते माइनस आ जाएगा, माइनस सी डी। अब क्या करेंगे, सी डी और माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस सी डी होगा, इक्वल टू 0। कह रहा है कि सी डी और सी डी मतलब 2CD हो गया इक्वल टू 0, CD हो गया तो 0/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ का देखते हैं कि CD के दूरी कितना है, 0 है। मतलब CD का दूरी 0 का मतलब हुआ कि C और D दोनों का बीच की दूरी 0 है। 0 का मतलब है कि जहाँ पर C है वहीं पर D है, तभी ना बीच की दूरी 0 होगा। नहीं तो थोड़ा सा भी दूरी होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीच दोनों का बीच की 0 होने का मतलब है कि C और D दोनों एक ही पॉइंट पर है। मतलब एक रेखा में केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तब लिख सकते हैं कि चूंकि CD समपाती है, समपाती मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर है, इसलिए एक रेखा खंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह प्रूव्ड हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन जो है 6 है, जो भी आई है, कहता है कि आकृति 5.10 में यदि ए सी इक्वल टू बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल टू सी डी और यह आकृति दिया हुआ है। तो चलिए भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है लेकिन भी आई है। तो आपका फिगर बना हुआ है, फिगर का नाम है, इधर ए है, इधर डी है, इधर बी है और यहाँ आगे जाके थोड़ा सा सी है। तो गिवन में क्या है आपका, गिवन में है कि ए सी इक्वल टू बी डी, देखिए बुक में दिया हुआ है। और टू प्रूफ, सिद्ध करके क्या आपको दिखा देना है, सिद्ध करके दिखा देना है कि ए बी जो होगा वह सी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा सब देख लीजिए। अब क्या है, प्रूफ करने के लिए ए सी इक्वल टू बी डी, ये कहाँ से आया, गिवन में है। अब क्या करें कि दोनों तरफ
BC घटाने पर करा कि कोई भी तरफ, तो अभिगृहित कहता है, अभिधारणा कहता है, क्या कहता है, तो कोई भी अभिगृहित करता है कि यदि दो नंबर बराबर दूरी पे, जैसे बराबर है और इसमें हम दोनों में यदि हम सेम नंबर घटा देंगे तो इसका वैल्यू भी जो है फिर सेम आएगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा, 5 में 2 घटा देंगे 3 आएगा, तो ये भी रिजल्ट है। तो जोड़ने पर घटाने पर समान रिजल्ट आता है, समान होता है, उसमें कम बेसी नहीं होता। उसी तरह से AC है, इसमें भी BC घटा दिए, अब BD है, इसमें से भी BC घटा दिए। अब क्या निकलता है, अब देख लीजिए, ये AC यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक हटा दिए तो क्या बचेगा, AB बचेगा। अब इधर आ जाइए, BD, B से D तक की दूरी है, इस दूरी में से BC इतना हटा दिए तो कितना बच गया, यहाँ C से D की दूरी बच गया। और यही आपका प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो 7वां है वह आपको क्या कहना चाहता है, देख लीजिए। यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो क्या यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो कोई भी अवधारणा तबे तक सर्वव्यापी माना जाता है जब हर देश में हर जगह पर वह वस्तु के लिए सही साबित होता है। दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं वह सभी जगह उस वस्तु को मान्य होता है। या लंबाई का बात हो, लंबाई को यदि हम मीटर में माप रहे हैं तो पूरे दुनिया में उसका मात्रक जो है मीटर ही है, तो इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। ठीक है, तो सर्वव्यापी मतलब सभी जगह उसकी मान्यता है, सभी देश वैसे अवधारणा को मान्यता देते हैं, मानते हैं, इसलिए वह सर्वव्यापी सत्य हो जाता है। तो इस चैप्टर में शायद वो क्वेश्चन था जिसमें 4, 5, 6 और दूसरा क्वेश्चन जो परिभाषा है ये भी आई था। इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।